Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Sanboard Explain. This is your maths teacher अब्दुल बासित और आज हम अलजबरा से आपकी सलाम दुआ करवाएंगे। आज हम ये सीखेंगे कि अलजबरा क्या है, डेली लाइफ से रिलेटेड कैसे है और थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको मालूम होने ही चाहिए। ठीक है, तो आज अलजबरा को हम शुरू करने जा रहे हैं। अलजबरा क्या है? देखो, अलजबरा को पढ़ने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप अलजबरा को समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज कि एक नॉन क्वांटिटी क्या होती है। नॉन क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो हमें पता हो या हमें वो दी गई हो। ठीक है, जैसे किसी चीज की कीमत हो सकती है, किसी चीज की मिकदार हो सकती है, तो वो नॉन क्वांटिटी है, मतलब वो क्वांटिटी हमें पता है। अननोन क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जो हमें नहीं पता है या जो हमें फाइंड करनी हो। ठीक है, उसको हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं। और वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, अननोन क्वांटिटी को शो करने के लिए, ठीक है, हम बेसिकली यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं वेरिएबल का। वैसे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। लेकिन यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही निकलता है कि देखो, जो अननोन क्वांटिटी होती है, अननोन क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती है ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता तो मैं उसको एक्स कह, ठीक है, और ये यही शो करेगा कि मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। या ये वेरिएबल ये भी शो करता है कि इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है जी, जैसे आप फॉर्मूलाज वगैरह देखते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए और बी एज अ वेरिएबल यूज हुए हैं, और वेरिएबल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज हो। मतलब ए और बी की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। समझेंगे? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। और अभी कांस्टेंट क्या होता है? देखो, कांस्टेंट एक फिक्स नंबर को कहते हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, कांस्टेंट आप उसको कहते हो जिसकी वैल्यू फिक्स हो। वेरिएबल को कांस्टेंट के बीच में फ़र्क करने की कोशिश करो ज़रा। देखो, वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज होती रहे, और कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे। ठीक है, और मैथमेटिक्स के अंदर हर नंबर को हम कांस्टेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इधर 1 लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसकी ये जो है 1 ही रहने वाला है, ये कभी आज जाके ना 2 नहीं बनेगा, जब तक मैं खुद इसमें कोई चेंज ना करूँ। समझें? लेकिन अगर मैं इधर एक्स लिखता हूँ या मान लो ए लिखता हूँ, तो मुझे पता है ए की वैल्यू या तो मुझे पता नहीं है, या तो ए की वैल्यू चेंज हो सकती है। किसी कंडीशंस में ये 1 होगी, किसी कंडीशन में 2 होगी, किसी कंडीशन में 1.5 होगी। तो वेरिएबल बेसिकली यही दिखाता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। समझें? अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? ये जो बेसिकली आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और पावर्स और रूट्स ये भी हमारे क्या हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये सब चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो ही आप अलजबरा की डेफिनेशन को अभी पढ़ने के लायक बनोगे। देखो, अलजबरा क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। ये टर्म्स आपको मैंने समझा दिए। देखो, अलजबरा बेसिकली क्या है? एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सबसे पहले नंबर्स का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, ताकि हम नॉन और अननोन क्वांटिटी के बीच में क्या बता पाएँ? रिलेशन बता पाएँ। और रिलेशन क्यों बताते हैं? ताकि वो जो अननोन है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वो वैल्यू हम फाइंड कर पाएँ। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आप दुकान पे गए और आपने 5 पेनें खरीदी। ठीक है, और पाँचों पेनों की कीमत आपको दुकानदार बता रहा है कि 300 आई है। और अगर अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि एक पेन की कीमत क्या निकली, तो आप कॉमन सेंस से बता दोगे। लेकिन अलजबरा के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कि देखो, सबसे पहले नॉन और अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करो। देखो, पेनें कितनी है? 5। कीमत इन पाँचों पेनों की मिलाकर क्या आई है? 300। तो 5 और 300 हमारी क्या हुई? नॉन क्वांटिटी, क्योंकि ये हमें गिवन है और पता है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्या हमें एक पेन की कॉस्ट अभी पता है? नहीं पता है, क्योंकि हमें वो गिवन ही नहीं है। तो एक पेन की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो अभी देखो, एक पेन की कॉस्ट मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ एक पेन की कॉस्ट है एक्स। ठीक है, वेरिएबल को यूज़ किया नॉन क्वांटिटी को शो करने के लिए। एक्स करो, वाई करो, जेड करो, बात वो एक ही होगी कि एक पेन की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पेन की कीमत को। तो एक्स मान लो हमारी एक पेन की कीमत हो गई। अब बताया क्या जा रहा है कि 5 पेनों की कीमत मिला के आ रही है 300। मतलब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा? 300। देखो, एक पेन की कीमत अगर एक्स है तो पाँचों पेनों की कीमत मिला करके क्या आएगी? 300।
इसको 5 से मल्टीप्लाई, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब क्या है कि हम एक्स को 5 बार प्लस कर रहे हैं, ठीक है, जिसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 5x इज इक्वल्स टू 300, 5 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होता है, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर से ही दिखा देते हैं। 5 यहाँ से फॉर एग्जांपल गया और यहाँ पर कैसे आ जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड पे आ जाएगा। तो 5 1 सा 5, 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कुल मिला के, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60। इसका मतलब एक पेन की कॉस्ट ज़रूर 60 रही होगी, तभी हमें पाँचों पेनें 300 की पड़ी थी। अब इसमें एक अजम्पशन ये थी कि हम मान के चलते हैं कि जो हमने पाँचों पेनें खरीदी हैं उन सब की कीमत एक जैसी है। अब उन सब की कीमत अगर एक जैसी है तो देखो यहाँ पर एक पेन की कीमत हमारी 60 रुपये निकलती है, मतलब एक पेन मुझे 60 रुपये की पड़ी है, समझेंगे। तो अभी हमने क्या किया, अभी डेफिनेशन की तरफ भी चलते हैं कि हमने रिलेशन क्या बनाया, 5x इज इक्वल्स टू 300। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ऊपर लिख देता हूँ, उसके बाद आप इस डेफिनेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे। देखो सबसे पहले हमने रिलेशन क्या निकाला था, 5x इज इक्वल्स टू 300। एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ रहा है 300, है ना। अब यहाँ पे अलजेब्रा की डेफिनेशन के मुताबिक सीखो कि देखो हमने अलजेब्रा में क्या किया, नंबर्स का यूज़ किया। ये देखो 5 एक नंबर है, 300 एक नंबर है ना। वेरिएबल्स का यूज़ किया, ये देखो x एक वेरिएबल है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ किया। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, देखो 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, जब 5 उधर जाता है तो वो डिवाइड की साइन में आ जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या है, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमने नॉन और अननोन क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को बता दिया। क्या फ़ायदा हुआ, दोबारा सुनो, कि हमने बेसिकली क्या किया, नॉन और अननोन क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बता दिया। कैसे, देखो नॉन क्वांटिटी हमारी क्या है 300 और 5, एक्स हमारी क्या है अननोन क्वांटिटी। अब देखो हमें पता है कि एक्स का 5 से कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि जब आप एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तभी आंसर 300 आता है। और एक्स का 300 से भी कोई रिलेशन है, ठीक है। देखो कॉमन सेंस की बात है, एक पेन की कीमत का सारी पेनों की कीमत से कोई ना कोई तो रिलेशन है, क्योंकि एक पेन की कीमत अगर 60 आ रही है तभी तो वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 300 आंसर दे रही है ना। तो एक्स का रिलेशन 5 के साथ भी है और 300 के साथ भी है, लेकिन मेनली देखा जाए तो एक्स का रिलेशन 300 के साथ बराबर बैठता है। और कैसे बैठता है, और ये रिलेशन हमें शो कौन करता है, ये बताओ। हमें रिलेशन ये दिखाया किसने, ये रिलेशन मुझे दिखा रही है इक्वल की साइन। देखो ये इक्वल की साइन शो कर रही है कि एक्स का और 300 का कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू में कैसे निकाल रहा था, 5 को उधर डिवाइड में लेकर जा रहा था, तो x विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5। अब तुम देख सकते हो इक्वल की साइन दिखा रही है कि x का 5 से भी कोई ना कोई रिलेशन है और 300 से भी कोई ना कोई रिलेशन है। और वही रिलेशन हमें दिखा रही है इक्वल की साइन। इसके लिए हमने नंबर्स का यूज़ किया, वेरिएबल्स का यूज़ किया और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ किया। और एंड टू एंड फ़ायदा क्या हुआ कि हमने अननोन को फाइंड कर लिया, मतलब x को फाइंड कर लिया। यही अलजबरा है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि अलजबरा क्या है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम हिस्ट्री और ओरिजिन पढ़ लेते हैं अलजबरा का, ठीक है। तो ये बस कुछ पॉइंट्स है जो आपको जहन में होने चाहिए, हर एक पॉइंट को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। Algebraic ideas existed long before Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, but they were not presented as a separate branch of mathematics. देखो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, इनका नाम आपको सुनने को तो वैसे भी मिलेगा क्योंकि इनको ना फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है, ठीक है। वो भी क्यों कहा जाता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फादर ऑफ अलजबरा इनको कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने जीरो से लेकर अलजबरा को बिल्ड किया था, ऐसा नहीं है। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी से पहले भी अलजबरा के जो आइडियाज़ थे वो एग्जिस्ट करते थे, पहले भी थे इनके पहले। पर उनको जो है ना मैथ्स की एक ब्रांच की तरह नहीं बताया जाता था, मतलब डिफरेंट सिविलाइजेशंस में अलजबरा के आइडियाज़ थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सिविलाइजेशन में अलजबरा के कुछ आइडियाज़ थे। अलजबरा आइडियाज़ का मतलब है कि अलजबरा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। और मान लो दूसरी सिविलाइजेशंस में कुछ ये आइडियाज़ थे, तीसरी में कुछ ये थे, ठीक है। लेकिन उनको ना एक ही मतलब ब्रांच के अंदर नहीं बताया जाता था कि भाई ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है अलजबरा, उसके अंदर ये सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, ऐसे नहीं बताया जाता था,
ठीक है, तो मतलब आप ऐसा भी शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसा कह सकते हो कि जो अलजबरा के जो आइडियाज़ थे वो बिखरे हुए थे। ठीक है, एक समेटे नहीं हुए थे एक सब्जेक्ट की तरह। एक सब्जेक्ट में क्या होता है, सारी चीज़ें समेटी हुई होती है ना, वो चीज़ समेटी हुई नहीं थी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी से पहले। ठीक है, अभी अराउंड 820 CE मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी रोड द फेमस बुक अल किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया हो, लेकिन बात क्या चल रही है कि 820 CE के अराउंड, ठीक है, मतलब तकरीबन आप कह सकते हो 820 CE में। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, इसका अंदाज़ ऐसे लगा लो जैसे अभी क्या चल रहा है 2026 CE जब ये वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, तो मतलब 820 CE मतलब बहुत ही पहले, आप देख सकते हो कितना पहले की बात हो रही है। ठीक है, कुछ इस वक्त में मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने एक बुक लिखी, और उस बुक का टाइटल कुछ ये था जो मैंने आपको पढ़ के भी बताया। और ये बुक किस लैंग्वेज में थी? अरेबिक लैंग्वेज में थी। ठीक है, अब इस बुक में था क्या? देखो, आपको पता है अलजबरा के जो आइडियाज़ थे वो बिखरे हुए थे। ठीक है, मूसा अल ख्वारिज़मी ने उन सारे आइडियाज़ को स्टडी किया, और अपने भी उनके ज़ाहिर आइडियाज़ थे जिनको सारी मतलब अलजबरा को ना उन्होंने एक बुक की फॉर्म में लिख दिया। उस बुक का बाय द वे टाइटल ये था, उस बुक का टाइटल अलजबरा नहीं था, उस वक्त अलजबरा का नाम आया नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने बुक लिखी उसका नाम अलजबरा है, नहीं, उसका टाइटल कुछ ये था जिसमें इन्होंने सारे जो अलजबरिक आइडियाज़ थे वो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे थे। ठीक है, वो भी हम आगे बताएंगे। अभी हाँ, इस टाइटल में ना आप एक वर्ड नोटिस कर सकते हो, अलजब्र। देखो, अलजब्र। अब ये जो अलजब्र है ना, ये एक ज़ाहिर अरबिक वर्ड है। ठीक है, जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये बनता है क्या? अलजबरा। और यहीं से अलजबरा का मतलब ऐसा समझो वर्ड आया है। देखो, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, अलजबरे से ज़ाहिर है जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो वो अलजबरा बनता है। मैथमेटिशियंस ने अलजबरा को एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ही डिफाइन कर दिया। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा, समझे? तो एक ये भी ओरिजिन तुम्हें पता चल गया ना कि बुक का टाइटल था जिसमें अलजब्र था, और वो अलजब्र को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वहाँ से आता है अलजबरा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि अलजब्र और अलजबरा की मीनिंग सेम होनी चाहिए। या देखो, इन दोनों की मीनिंग कनेक्टेड है लेकिन पूरी की पूरी सेम नहीं है। अलजब्रे की मीनिंग आप निकालोगे ना तो वो निकलेगी रिस्टोरेशन या रीयूनियन। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल ये है कि टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ना, इसको आप अलजब्र कहते हो। लेकिन अलजबरा क्या है? मैथ्स की एक ब्रांच है, वो थोड़ी सी सेपरेट मीनिंग देती है। इन दोनों की मीनिंग्स आप कनेक्ट कर सकते हो लेकिन लिटरली कनेक्ट होती नहीं है ये। ठीक है, मतलब लिटरली आप एक जैसी मीनिंग इनकी नहीं कह सकते। समझेंगे? अच्छा, अब चौथा पॉइंट क्या है? इन दिस बुक ही प्रेजेंटेड algebraic methods in a step by step and organized way and explain how to solve linear and quadratic equations। देखो, इस बुक में मैंने थोड़ा सा ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि इस बुक में इन्होंने किया क्या था। जो भी algebraic मेथड्स थे जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस में थे, और इन्हों के खुद के भी जो आइडियाज़ थे, उनको इन्होंने स्टेप बाय स्टेप और ऑर्गेनाइज वे में एक बुक की फॉर्म में उन सारों को ऐसा समझो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आप 9th क्लास में हो तो आपको नहीं पता होगा, आप पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है, द बुक वॉज वाइडली स्टडीड एंड ट्रांसलेटेड इन टू अदर लैंग्वेजेस अलाउइंग अलाउइंग later mathematicians to use it as a guide and build upon its ideas. As a result, it helped establish algebra as a distinct branch of mathematics एंड लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न अलजेब्रा। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है लेकिन पार्ट्स में इसको समझते हैं कि देखो, ये जो बुक है, पहली बात तो इसको बहुत सारे रीजन्स में स्टडी किया गया। क्यों? क्योंकि इसको जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था। ज़ाहिर है ये सिर्फ अरबिक लैंग्वेज में बुक थी, जब दूसरी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया तो बहुत मतलब डिफरेंट रीजन्स में ये बुक सर्कुलेट हो गई। ठीक है, उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ कि जो आने वाले मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, जो मतलब उस वक्त मैथमेटिशियंस बन रहे थे, उसकी ट्रेनिंग ले रहे थे ऐसा समझो, तो उस वक्त ये बुक उनके लिए उनके बहुत काम आई और उनके लिए एज अ गाइड बन गई। ठीक है, जिससे वो सारी की सारी अपनी बेसिक्स जो हैं वो एक ही बुक के थ्रू कवर कर सकते हैं, मैं अलजबरा की। और जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो उससे इन्होंने नए आइडियाज़ भी बनाए, और नए आइडियाज़ आए तो उसको आप कह सकते हो मॉडर्न अलजबरा। कुछ समझ में आया? मतलब मैथमेटिशियंस जो आने वाले थे ना, उनके लिए ये बुक एज अ गाइड की तरह काम कर रही थी। ठीक है, तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस बुक का, और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई थी, इंग्लिश में हुई थी, लैटिन में भी हुई थी, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आप सर्च करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, मॉडर्न अलजबरा के लिए एक फाउंडेशन सी बन गई।
मतलब ऐसा समझो कि इनकी बुक जो है वो बेसिक है और इसी के ऊपर मॉडर्न अलजबरा बनी। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी इज़ नोन एज द फादर ऑफ अलजबरा। और इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से, मतलब इन्होंने जो बुक लिखी और वो आने वाले मैथमेटिशियंस के लिए एक गाइड की तरह काम की, इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। क्योंकि जो भी आज आप अलजबरा देख रहे हो ना, वो इन्हीं की जो बुक है ना, तकरीबन आप कह सकते हो उन्हीं के ऊपर बनी है। अगर ये जो है ये बुक ना लिखते तो अलजबरा एक मैथ्स की ब्रांच ना होती, आप ऐसा समझ सकते। अलजबरा के आइडियाज़ तो फिर भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, लेकिन उनको एक ब्रांच में समेटा नहीं जा पाता। और वो काम इन्होंने किया था कि पूरी की पूरी जो अलजबरा के आइडियाज़ थे उनको एक ही बुक में समेट दिया। तो ये समेटने वाला काम इन्होंने किया है, जो कि बहुत ही प्यारा काम था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री और ओरिजिन अलजबरा का। तो बस इतना ही आज के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।